जब दो दोस्त के बीच में दोस्ती होती है तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम हैं और ये एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो वो वाटर बन जाता है, जल बन जाता है, पानी बन जाता है। मैं डॉक्टर संगीता जैन आज आपको पढ़ाऊंगी रासायनिक संयोजन के नियम, रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये तो आपको पता है कि पूरी केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? एटम और मॉलिक्यूल। एटम्स यानी परमाणु और मॉलिक्यूल यानी अणु। ठीक है, परमाणु और अणु ये दोनों पे ही पूरी केमिस्ट्री आधारित है, पूरी केमिस्ट्री बेस करती है। तो रासायनिक संयोजन के नियम बताते हैं कि किस तरह तत्व हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स, और यौगिक मतलब कंपाउंड्स एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। मुख्य नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम और बहु अनुपात का नियम। तो ये तीन नियम जो हैं वो कहलाते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बताया गया है कि रासायनिक संयोजन का नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। ठीक है, इसको हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो जैसे कि आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ऊर्जा ना तो खत्म हो सकती है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना ही द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, जिसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो बताता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, अब बताइए इसमें दो एटम है, दो परमाणु है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो बताइए इसमें रेशियो क्या हो गया? 2:1। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, HCl ले लिया सपोज। यहां पर भी दो ही परमाणु है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। यहां पर भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH3 अमोनिया। यहां पर भी दो एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, बट द रेशियो इज डिफरेंट, 1:3। एक और एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन। कार्बन और हाइड्रोजन दो ही परमाणु है, दो ही एटम है। ठीक है, बट द रेशियो इज 1:4। ठीक है, इसे कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये बताता है कि किसी भी यौगिक में, अब ये क्या बन गया? एक यौगिक बन गया, कंपाउंड बन गया। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या थे? दो थे। एलिमेंट यानी तत्व, दो तत्वों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। दो तत्वों से मिलके एक यौगिक बना है, कंपाउंड बना है, जिसमें कि दोनों परमाणुओं का यानी दोनों तत्वों का अनुपात जो है वो स्थिर है, 2:1।
इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, रेशो क्या है इसका 1:1। मतलब दो तत्व जो हैं, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, आपस में कंबाइन होके और किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:1 के रेशो में कंबाइन होते हैं और ये यौगिक बनाते हैं। इसी तरीके से अमोनिया भी एक कंपाउंड है, यौगिक है, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्व 1:3 के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं और ये यौगिक बना रहे हैं। इसी तरीके से मीथेन में देखिए, अगेन दो ही एलिमेंट हैं, दो ही तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों 1:4 के रेशो में कंबाइन होके और ये यौगिक या कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्थिर अनुपात का नियम है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो ये आपको नाम याद रखना है, आंतोइन लावुसिए ने 1789 में दिया था, 1789। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आंतोइन लावुसिए 1789 में दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, पूरी तरह से बंद प्रणाली में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का निर्माण या विनाश नहीं होगा। इसके अलावा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान अभिकारकों से लेकर उत्पादों तक संरक्षित रहता है, चाहे रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार कुछ भी हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी प्रतिक्रिया में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे A कंबाइन विथ B एंड क्या बन रहा है C+D। ठीक है ना, C+D। तो ये है रिएक्टेंट्स और ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो द्रव्यमान है, मतलब सपोज A और B 1 kg है। ठीक है, इसका टोटल मास जो है वो 1 kg है। तो C+D में भी क्या होगा, ये भी टोटल जो होगा इसका भी 1 kg ही होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लकड़ी का जलना। जब लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और राख बनती है, लेकिन लकड़ी के जलने से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का बनना, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से 10 ग्राम जल बनता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान मतलब टोटल मास जो होता है रिमेन द सेम, समान रहता है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं अब स्थिर अनुपात का नियम, है ना, इसके एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। तो निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। इस नियम का प्रतिपादन 1797 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। अब इसका उदाहरण, तो किसी रासायनिक यौगिक में प्रत्येक तत्व का अनुपात या मात्रा हमेशा समान रहेगी, चाहे मात्रा या स्रोत कुछ भी हो। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 50 ग्राम के नमूने में 21.5 ग्राम कार्बन और 28.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा, मतलब टोटल जो होता है वो बराबर होगा।
ठीक है, तो ये आपका स्थिर अनुपात का नियम है। इसको और भी मैंने जो 4 एग्जाम्पल दिए थे, वाटर है, HCl है, या आपका CH4 है, NH3 है ना, इन यौगिकों से भी आप इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये 4 एग्जाम से भी बता सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। एक और नियम है गुणित अनुपात का नियम, या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस रसायन विज्ञान का एक मौलिक नियम है। बताता है कि जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है वह छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। अब इसको उदाहरण से समझिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो यौगिक बनाते हैं, पानी और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एक तो है आपका H2O और दूसरा है H2O2। ठीक है, अब देखो दोनों में एलिमेंट तो एक ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन यौगिकों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजन होने पर 1:2 के सरल अनुपात में होता है। तो यहां क्या होगा इसका 2:1, पर यहां क्या होगा 1:1। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। यहां पर दो एटम है हाइड्रोजन के, दो एटम है ऑक्सीजन के, जबकि यहाँ पर दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखिए, लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन दो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर भी देखिए कार्बन ऑक्साइड या इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मीन्स एक ही ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड, और CO2। इन यौगिकों में कार्बन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोजित होने पर 1:2 के सरल अनुपात में होता है। ठीक है, अब इसका नियम क्या दर्शाता है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही है, तत्व तो वही है कार्बन और ऑक्सीजन, पर एक से अधिक यौगिक बना रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोजित होता है हमेशा पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होगा। और यह नियम रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तत्वों के बीच संयोजकता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। संयोजकता जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता है ना वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है इसको हम समझ सकते हैं, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट की संयोजन करने की क्षमता, हिंदी में कहेंगे किसी एलिमेंट यानी किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये स्टाइकियोमेट्री के आधार का निर्माण करता है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में तत्वों के अनुपात की गणना से संबंधित है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगी आपको। जैसे कि यह परमाणु के सिद्धांत का समर्थन करता है, बताता है कि तत्व परमाणुओं से बने होते हैं और वे परमाणुओं में एक सरल अनुपात में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं। जैसे उदाहरण, यदि हम 100 ग्राम कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करने वाले विभिन्न ऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्रव्यमान को देखें
तो हम देखेंगे कि वे सरल अनुपात में होते हैं, जैसे कि 2:1 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका एक निश्चित अनुपात होता है। तो गुणित अनुपात का नियम रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नियम है जो बताता है कि तत्वों के बीच संयोजन सरल और अनुमानित अनुपात में ही होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ वैलेंसी के बारे में, यानी संयोजकता के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th और 10th दोनों में पढ़ा होगा। जैसा मैंने बताया, कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट या एटम भी बोल सकते हैं। तो कंबाइनिंग पावर जैसे हम हाइड्रोजन का लेते हैं, है ना, अब इसका कंबाइनिंग पावर कितना है, तो कैसे निकालते हैं हम इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी आपको पता है, एटॉमिक मास भी आपको पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको। एटॉमिक नंबर एक बार आपने पढ़ा है पर फिर भी बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है, ये हिंदी में बोलेंगे परमाणु संख्या और परमाणु भार। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, ये H, सपोज फर्स्ट एटम तो यही है ना, यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पर भी 1 लिखा है। ये 1 क्या बताता है और ये 1 क्या बताएगा, ये नीचे है और ये ऊपर है। अब बताइए इसको, है ना, यही एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक मास। ओके, तो अब एटॉमिक नंबर है क्या, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई थिंक सबको पता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सभी को पता होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है। एटॉमिक मास क्या है, P प्लस एन। अब P प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। हाउ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ये एलिमेंट तो आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन है, यहां मैंने लिखा 7 और यहां लिखा है 1 4 दैट इज 40। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, सो नाउ यू नो द एटॉमिक नंबर, है ना, and you know the atomic number, it means you know the number of protons, so you can say number of P that is proton will be 7, correct। now अब दो चीजें आपको पता लगानी है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो कैसे आप पता लगाएंगे। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी न्यूट्रल एटम है, अब यहाँ पे एन लिखा हुआ है मतलब ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज होता तो वो अलग बात होती, बट किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन यदि 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, इज इट करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी है कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है।
ठीक है, अब क्या बात आती है केवल न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला बन जाता है। एटॉमिक मास बराबर क्या है, P प्लस एन, और एन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं और यहाँ रख देते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस एन। ठीक है, अब एटॉमिक मास तो दिया हुआ है, कितना है 14, इक्वल्स टू P कितना है 7 प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो गया 7। समझ में आया? ठीक है, दैट मीन्स नाइट्रोजन कंटेन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 and number of neutron also 7. Okay, so this is the way to calculate the atomic mass, atomic number and calculation of protons, electrons and neutrons. ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, अब हम आ गए थे वैलेंसी पे। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। तो कंबाइनिंग पावर का मतलब कैसे है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। तो अब 1 है, इसका मतलब टू गेट स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में पहले कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। ठीक है, तो एक तो इसके पास ऑलरेडी है, तो इसको कितने चाहिए, एक और चाहिए। ठीक है, तो इसका कंबाइनिंग पावर यानी वैलेंसी क्या हो गई, ओनली 1। क्लियर? तो ये एक तरीका होता है वैलेंसी को कैलकुलेट करने का, और यहाँ पर हमने ये सारी चीजें समझ ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों नियम आपको याद रखना है। तो कोई भी रिएक्शन बिना लॉस के नहीं होती, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही रिएक्शंस होती हैं प्रेडिक्टेबल। इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्यूकी एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।